गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा उसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है या इसकी मीनिंग क्या होती है। बहुत सिंपल वर्ड्स में है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस कंपोनेंट्स और पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक पहले से प्रिपेयर्ड या पहले से बनाया हुआ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक हम कह सकते हैं एक फॉर्मेट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके बनाया जाता है। यहाँ पे एक टर्म और बहुत यूज़फुल है और ये जनरली 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। मतलब क्या हो गया? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। जनरली जो लिमिट होती है वो 6 to 8 सबऑर्डिनेट्स की होती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। ये एक माना जाता है कि कोई भी मैनेजर है तो वो 6 से 8 लोगों को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की आपको मीनिंग ध्यान में रखनी है। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। मतलब वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जिनको कि एक मैनेजर अच्छे से मैनेज कर सकता है या एक सुपीरियर अच्छे से मैनेज कर सकता है। अब जो फैक्टर्स हैं बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, वो है कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर। अब अगर सुपीरियर बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है और टेक्निकली साउंड है तो वो ज़्यादा लोगों को भी मैनेज कर सकता है या ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को भी मैनेज कर सकता है। नेचर ऑफ वर्क असाइन। अब अगर बहुत हम कह सकते हैं टेक्निकल या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को मैनेज कर पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो नेचर ऑफ वर्क, और वहीं इजी वर्क है जहाँ सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देना है और आपके सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा हो सकते हैं। फिर है कैपेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स किस तरह के हैं, किन लोगों के साथ आपको काम करना है, वो कितने टेक्निकली साउंड हैं या वो कितने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है, सबऑर्डिनेट्स की अपनी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का साइज़ क्या होना चाहिए। और फिर है फिज़िकल लोकेशन। फिज़िकल लोकेशन का मतलब यहाँ हो गया कि किस जगह पे, या हम ये कह सकते हैं कि कैसे हमें लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अब जो हमारे पॉइंट्स हैं, इट कैन बी डिफाइन एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। ये 1 लाइनर की तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे जो भी जॉब पोजीशंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अथॉरिटी जो है, उसके पर्टिकुलर नेटवर्क को या उसके पर्टिकुलर सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। द कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर जॉब डिज़ाइन, डिपार्टमेंटेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं, या ये एक आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अ डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट और ब्लूप्रिंट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। तो 2 तरह के हैं जो आपको 12th में पढ़ने हैं। ऐसे तो ये कई टाइप्स के होते हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर।
अब आपको नाम से ही दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। फंक्शनल का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको कि हम फंक्शन के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि जो भी फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं उनके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है वो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। वहीं जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिविजन्स होते हैं। डिवीजन से मतलब यहाँ हो गया कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट्स में या कई सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है तो सबका अलग अलग डिवीज़न होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डिवीज़न के अकॉर्डिंग जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लोग अब मीनिंग देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर jobs of a similar nature are grouped into major functions and these major functions are organized as a separate department। जो अभी हमने आपको बताया कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमिलर नेचर के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने ग्रुपिंग किया और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही परफॉर्म की जाएंगी, या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप के ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट होनी है, वो चाहे फाइनेंस रेज करना हो, चाहे फाइनेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, फ़ंड का एलोकेशन हो, ये सारी एक्टिविटीज़ को आपने ग्रुप कर लिया और आपने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो अब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट में परफॉर्म की जाएंगी। अब जैसे आप यहाँ एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉप लेवल पे हो गया पर्सन, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। अब इसके अंडर में कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को आपने ग्रुप किया, उनकी एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नेचर की थी उनको ग्रुप किया और अलग डिपार्टमेंट बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ये भी एक डायग्राम है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, एक पर्टिकुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो गया, प्रेसिडेंट हो गया या मैनेजर हो गया। फिर अब अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर हो गया। अब इनके अंडर में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपने डिवाइड कर दिया। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप देखिए, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, यानी अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर के अंडर में ये इतने डिपार्टमेंट्स हैं। यानी अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है, या हम कह सकते हैं जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि ये जो 3 डिपार्टमेंट हैं इनको किसको रिपोर्ट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स को। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर की। अब इसके अंडर में 2 डिपार्टमेंट्स हो गए, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा परचेजिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग मैनेजर के डिपार्टमेंट में सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज, एंड मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर के अंडर में लाइन सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन टीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। ये भी एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेम वैसा ही है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट एक्शन और एक्टिविटी। अब हम जब फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ डिफरेंटली परफॉर्म होनी है वो हर डिपार्टमेंट जो भी होगा उनके लिए अलग बनाया जाएगा। अ स्ट्रक्चर इन विच पोजिशंस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेन फंक्शन और स्पेशलाइज्ड एरिया। फंक्शनल स्ट्रक्चर की ये मीनिंग ही है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे पोजीशन जो है आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मेन फंक्शन, फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप किया जाता है। अब जैसे मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, जितने डिपार्टमेंट हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है इन डेप्थ नॉलेज। अब इन डेप्थ नॉलेज का मतलब हो गया, या इन डेप्थ एक्सपर्टाइज एंड डेवलपमेंट। जो भी
हम बात करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो इन डेप्थ एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट, मतलब लोगों के पास जो भी पर्टिकुलर पर्सन उसमें काम कर रहा है उनका एक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो वही पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उनको एक बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। फिर है क्लियर करियर पाथ विद इन फंक्शन। अब जो भी उनकी अपनी एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज़ करता है। और दूसरी चीज़ ट्रेनिंग को बहुत इजी करता है। ट्रेनिंग को इजी कर देता है इन द सेंस, जब आपको पता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में और किन लोगों के संग काम करना है तो आप इजीली वहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर वो आपके स्पेशलाइज्ड एरिया के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है तो आप उसको और अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ओवरलैपिंग नहीं होती या डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बहुत ही क्लियर होती है। फिर है ईज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द फंक्शन। कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी हो जाता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और वो सब वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और फिर है पोटेंशियल टेक्निकल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। जितने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टेक्निकल एडवांटेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या पर्टिकुलर पर्सन को एक ही एक्टिविटी में फोकस करना होता है तो उनको काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। स्लो रिस्पॉन्स टू मल्टी फंक्शनल प्रॉब्लम्स। थोड़ा लेंदी होता है ये, तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे काम होता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कह सकते हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हम आते हैं डिसीजन बैकलॉग एट टॉप ऑफ हायरार्की। टॉप ऑफ हायरार्की मतलब यहाँ क्या हो गया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और ओवरऑल फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के बजाय जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इन एग्जैक्ट मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, नैरो ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर मैनेजर्स, ये इसके कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हम आते हैं सूटेबिलिटी पे। इट इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल ज़्यादा होता है, जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं या कई सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और जनरली जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, बट उनके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर देयर आर सेपरेट डिवीजन और डिफरेंट प्रोडक्ट, ईच डिवीजन हैविंग फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एट्सेट्रा। अब यहाँ पे हम जब डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स होते हैं जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर फिर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक पर्टिकुलर मैनेजिंग डायरेक्टर है या एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके अंदर में कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, स्किन केयर हो गया। और अब इस पर्टिकुलर डिवीज़न में फिर हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्शन का फंक्शन हो गया, मार्केटिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंस का फंक्शन हो गया। तो ये हो गया आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। ये भी एक आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का पैटर्न आपको दिखेगा। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिवीजन। अब ये अलग अलग डिविजन्स हो गए। अब इस हर डिवीज़न में आप देखिए, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विसेज है। यानी कि हर डिवीज़न में फिर हम वही सारे फंक्शंस हर डिवीज़न वाइज परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर इन विच पोजीशंस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केट। डिविजनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे कि एक्टिविटीज़ को उनके प्रोडक्ट की सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप किया जाता है।
अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? फास्ट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने अलग अलग डिविजन्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको ईजिली उनको अडेप्ट किया जा सकता है। और फिर है सिंप्लीफाइड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है फंक्शंस के बीच में। हर डिपार्टमेंट हर डिवीज़न में अपना कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जो भी वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर डिवीज़न में। साइमल्टेनियस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल गोल या डिवीज़न गोल के साथ साथ जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। ये स्ट्रॉन्गली कस्टमर ओरिएंटेड होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये बहुत ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है या किस पर्टिकुलर डिवीज़न में ज़्यादा अच्छा वर्क हो रहा है और कहाँ पे वर्क थोड़ा लैक हो रहा है। ब्रॉड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल को की ट्रेनिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अब रिसोर्स डुप्लीकेशन इन ईच डिवीज़न। अब जैसे आपने देखा कि हर डिवीज़न में सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होना बहुत पॉसिबल है। इन डेप्थ एक्सपर्टाइज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जब वही सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं तो वहाँ पे एक्सपर्टाइज थोड़ी कम हो जाती है। फिर अलग अलग डिविजन्स में आपस में कंपटीशन अराइज हो जाता है। अब अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन होता है तो वो तो चलो हैंडल किया जाता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है कि डिवीज़न में आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और वो आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं। फिर लिमिटेड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज बिटवीन डिवीज़न। अब जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हेल्थ केयर में भी वही परचेज डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है और स्किन केयर में भी वही या फुटवेयर में भी वही वर्क कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी एक्सपर्टाइज जो है वो लिमिटेड हो जाती है या वो डिवाइड नहीं हो पाती है अच्छे से। और फिर है इनोवेशन रिस्ट्रिक्टेड टू ईच डिवीज़न। बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होता, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो बहुत नॉलेज के साथ या बहुत एक्सपर्टाइज के साथ परफॉर्म नहीं की जाती। और फिर है नेगलेक्ट ऑफ ओवरऑल गोल। ओवरऑल गोल को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो फर्म के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब सूटेबल कहाँ के लिए होता है ये? ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, जो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन बहुत रिक्वायर्ड है। और फिर है ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। जो भी कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन अपना बढ़ाना चाहती हैं उन कंपनीज़ के लिए भी ये काफ़ी सूटेबल होता है। अब दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन है, वो हम देख लेते हैं। बेसिस, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फॉर्मेशन सबसे पहले आते हैं। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन, नाम से ही क्लियर है, याद भी रहेगा। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन्स एंड इज़ सपोर्टेड बाय फंक्शंस। फिर है स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि हर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, तो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होती है फंक्शंस की। और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीज़न बना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। वहीं डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत आसान होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िक्स करना, क्योंकि यहाँ पता होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो रहा है तो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस पर्टिकुलर डिवीज़न में वर्क अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाया। फिर है मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट होता है, एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं पॉसिबल होता है लेना मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनको रिपोर्ट करना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। वहीं डिविजनल स्ट्रक्चर को फुल ऑटोनॉमी होती है और वो अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कॉस्ट पे हम आते हैं।
फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल। अब फंक्शंस को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, एक फंक्शन एक ही बार परफॉर्म किया जा रहा है तो वहाँ पे डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग नहीं होती। वहीं हम बात करते हैं डिविजनल में, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है कई बार। और फिर कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। फंक्शन स्ट्रक्चर में ऐसे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, बट मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वहीं जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये काफ़ी ईजी होता है कोऑर्डिनेट करना सारे फंक्शंस में, क्योंकि बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट refers to organization structure which is deliberately planned and created by the management to achieve organizational goal। जब भी हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको जानबूझ के क्रिएट किया जाता है या प्लान्ड वे में क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। When the managers are carrying on organizing process, then as a result of organizational process, an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources। जब भी हम यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, तो जो भी मैनेजर्स हैं जिनकी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है, तो वो जो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है वो एक ऐसा सिस्टमैटिक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसको कि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जांपल्स एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल जो है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है ताकि जो वर्किंग है वो सिस्टमैटिकली की जा सके, क्योंकि लोगों के जो भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वर्किंग जो है वो काफ़ी सिस्टमैटिक होती है। फिर हम आते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो सेकेंड पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना ज़रूरी है और इसीलिए डिलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ताकि जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिफाइन होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। फिर है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। जब सबको अपने काम पता है, सबको ये पता है कि उन्हें किसको रिपोर्ट करना है और उन्हें क्या परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो भी पर्टिकुलर सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। फिर है क्रिएशन ऑफ चेंज ऑफ कमांड, या आप यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था, आप उसको भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेबल होता है। सबको ये क्लियरली पता होता है कि उन्हें एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, एक सिस्टम को फॉलो करना है। एंड लास्ट वन इज़ मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, काम पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जो गोल अचीवमेंट है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, छोटे छोटे से डिले इन एक्शन, क्योंकि कोई भी काम एक पर्टिकुलर सिस्टम से या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है तो थोड़ा काम में देरी होती है या एक्शन डिलेड होता है। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम जब बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए या एम्प्लॉयज़ की जो सोशल रिक्वायरमेंट होती है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। और लास्ट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, या लैक ऑफ इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं यहाँ लोग। अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अब आप स्कूल में हैं और आपसे ये बोला जाए कि आपको ये पता है कि हाँ भाई आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, आपको प्रिंसिपल के पास जाने से पहले अपनी प्रॉब्लम क्लास मॉनिटर को या अपनी क्लास टीचर को या अपने सब्जेक्ट टीचर्स को बतानी होती है, उसके बाद ही आप की जो प्रॉब्लम है वो प्रिंसिपल तक जाती है।
तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, या इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं ईजिली कि हर किसी की क्लास डिफ़ाइन होती है कि कौन सा बच्चा 8th में पढ़ेगा, कौन सा बच्चा 9th में पढ़ेगा, कौन सा 11th में या कौन सा 12th में। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम डिफ़ाइंड है, ये एक फॉर्मल सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग जब आप क्लास में होते हैं तो आप बाहर के या दूसरे सेक्शन के बच्चों से या दूसरे क्लास के बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब भी आप अपनी क्लास के अंदर होते हैं वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम और एक पर्टिकुलर डेकोरम को फॉलो करना होता है। तो ऐसे ही जब हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक सिस्टमैटिक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि अगर आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। आप दूसरे डिपार्टमेंट में की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हो सकते या वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर हम आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट ही होता है बेसिकली सोशल रिक्वायरमेंट को या सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। जैसा अभी हमने आपको बताया कि आप जब क्लास में होते हो तो आप एक पर्टिकुलर डेकोरम फॉलो करते हो, आप बाहर के बच्चों से या दूसरे सेक्शन के बच्चों से बात नहीं करते। लेकिन लंच टाइम में या जो फ्री पीरियड्स होते हैं वहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ आपके क्लास में ही क्लासमेट्स होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो दूसरे सेक्शंस के होंगे, दूसरे क्लास के होंगे। कई बार ऐसा होता है दूसरे स्कूल के भी कुछ बच्चे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहा जाता है, या हम कह सकते हैं वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो कि कोई भी इंडिविजुअल अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट को या अपनी पर्सनल नीड या अपनी सोशल नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन एमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ के बीच की जो सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होती है उस पर्टिकुलर नेटवर्क को या फ्रेमवर्क को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। It is a network of personal and social relations not established or required by the organization but arising spontaneously as people associate with one another. अब ये ऑर्गेनाइजेशन इसको डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है क्योंकि जो भी लोग आपस में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि उनकी पर्सनल और सोशल नीड्स सेटिस्फाई हो सके। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फास्ट कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ अगर स्प्रेड करनी हो, ठीक है, स्प्रेड इन द सेंस कि जो भी कम्युनिकेट करना हो, तो कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स की हेल्प लेते हैं क्योंकि इन ग्रुप्स में बातें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं या चीज़ें बहुत जल्दी सर्कुलेट होती हैं। फिर है फुलफ़िल सोशल नीड, लोगों की सोशल नीड की फुलफ़िलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करना। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको पूरे दिन क्लास में ही बैठना है और जो पर्टिकुलर बेंच पार्टनर है आपका, आपको उसी के साथ बैठना है, आपको किसी और से बात नहीं करनी है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जो आपका बेंच पार्टनर हो वो आपका फ्रेंड नहीं हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी जो अपनी सोशल नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। तो यही सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, जो सोशल नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है करेक्ट फीडबैक। जो फीडबैक होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काफ़ी करेक्ट मिलता है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे informal organization is not deliberately created and there has no written rules and procedures in informal organization. It has no place on organizational chart etc. फिर हम आते हैं लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस पे। या जैसे अभी हमने बताया आपको एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन, वहीं इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्प्रेडिंग र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं या बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है, कोई भी बात अगर नहीं, छोटी सी भी बात होती है तो वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड करती है क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पता करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में इनका कहीं कोई पर्टिकुलर
नहीं मतलब मेंशन नहीं किया जाता इनको। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव रिजल्ट्स हो जाते हैं जो र्यूमर्स होते हैं उनकी वजह से। और फिर मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के। अब दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो देख लीजिए। मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये लोग क्रिएट करते हैं। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। ओरिजिन अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़, मतलब कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है या ये ओरिजिनेट होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो है ये सोशल इंटरेक्शन से अराइज होते हैं। फिर अथॉरिटी अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, अथॉरिटी की जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती है वो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसाइड होती है। अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी, अब यहाँ पे जो होती है अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सनल क्वालिटी पे बेस्ड होती है। बिहेवियर, इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूल्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से डायरेक्ट होते हैं। और जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई सेट बिहेवियर का पैटर्न नहीं होता। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। और जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्लान्ड रूट पे नहीं चलता, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। नेचर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होता है एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होता है। लीडरशिप, मैनेजर्स को यहाँ हम जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वही लीडर होते हैं, और जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, दे आर चूजन बाय ग्रुप्स। अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डेलीगेशन, इसको हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू।